हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखिए, हरियाणा जुडिशल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो 13 नवंबर को प्लान है। ऑलमोस्ट लेस देन 2 वीक का टाइम आपके पास बचा है, 1.5 वीक ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने बेर एक्ट हैं सबको कवरअप करने की। आज सेल्स ऑफ गुड्स को लेके एक क्विक रिवीजन करेंगे हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये क्विक रिवीजन रहेगा जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ज़रूर मार्क करेंगे। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अगर आपने कवर कर लिया ये वीडियो, अगर आप समय कम है मैं जानता हूँ, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको 1.5 की स्पीड पे करके देखें, जिससे कम समय में आप सारी चीज़ों को समझ सकें। एग्ज़ाम में आपकी रियली बहुत हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। तो हम बात करते हैं सेल्स ऑफ। आज हम एक रिवीजन करेंगे। अब हमने क्विक वर्ड यहाँ से हटा दिया है। रिवीजन करने वाले हैं किसका? द सेल ऑफ गुड एक्ट्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आज इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, इसका वेटेज हरियाणा जुडिशरी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एक एग्ज़ाम हमारे लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। छोटा सा एक्ट है, इसको हम वैसे रिवाइज नहीं करेंगे सभी सेक्शंस को, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीडियो इज द सेम। प्लीज कीप योर बेयर एक्ट विद यू, कीप द हाईलाइटर, अ पेन, अ नोट पैड। और जो मैं आपको बोलता हूँ, बेयर एक्ट के साइज के पेपर्स पहले से आप हर एक बेयर एक्ट के साथ कुछ पेपर काट के रखें, ताकि उनको वहीं पे आप फिक्स कर सकें। आप विदाउट डिले हम स्टार्ट करने वाले हैं। एज द नेम केम हेयर, सेल। सेल कैसे हो सकती है, आप कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए, बेयर एक्ट से चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। सेल देखिए दो चीज़ों की होती है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक हो सकती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होगा? इमूवेबल, PPTY यानी प्रॉपर्टी। समझ आइए शॉर्टकट्स को। उसके बाद एक होता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, दो तरह की हम सेल करते हैं। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है दैट इज गवर्न्ड बाय TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होता है। इमूवेबल जो मूवेबल है वो कवर होता है आपका सोगा से। इसको सोगा बोल देते हैं 1930 शॉर्ट में। इसको आगे से हम सोगा ही बोलेंगे। यहाँ एक वर्ड इंपॉर्टेंट आता है कि गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में 2010 में ये पहले पूछा जा चुका है। कहाँ पे डिफाइंड है? 2 के 7 में, यानी सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर इसकी 3 टाइप होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले एक बार सेल्स ऑफ गुड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ आपको यहाँ से क्या क्लियर हो गई? जो फर्स्ट चीज़ आती है कि इट गवर्न द लॉ फॉर द सेल ऑफ। किस पे एप्लीकेबल होता है? सोगा जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल पर लागू होता है, मूवेबल पर लागू नहीं होता है। पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे ये आ गई। दूसरा क्या है कि आपका ये जो लॉ है ये कंडीशन प्रोवाइड कराता फॉर ए वैलिड सेल, कि वैलिड सेल है कि नहीं है, इस बात की कंडीशन बताता है आपको। अब कंडीशन बताएगा तो ये क्या करेगा? राइट्स, RTS यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज। किसकी राइट और ड्यूटी? दोनों की, हमारे बायर की भी और आपके सेलर की भी। बायर और सेलर दोनों की यहाँ पे ये कंडीशंस बताएगा। अंडरस्टूड? अब आ जाइए इसके स्केलेटन को समझते हैं। टोटल चैप्टर्स जो है यहाँ पे 7 चैप्टर्स हैं, और इन 7 चैप्टर्स में टोटल आपके 66 सेक्शंस आते हैं। अब ये एक्ट आया कहाँ से? क्योंकि ये 1930 में आया था, तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इसको। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चैप्टर 7 है। क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ चैप्टर 7 था, जहाँ पे सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक। अभी आप देखें तो रिपील हो गया, उन्हीं को निकाल के बना दिया गया
सोगा। ठीक है, ये चैप्टर 7 था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी बल्कि था। ये देखिए सारे मर्केंटाइल लॉ होते हैं। मर्केंटाइल लॉ मीन्स द लॉ विच आर रिलेटेड विद द, कैसे, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनको मर्केंटाइल लॉ बोला जाता है। अभी ब्रिटिशर्स ने बनाया तो इंडिया ने कैसे अडॉप्ट किया? 1947, 15 अगस्त 1947, द डे व्हेन वी आर फ्री, जब हमें अपनी आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस डे हमारा। तो एक हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें आर्टिकल 372 है जो ये कहता है कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो रूल लॉ रेगुलेशंस बनी थे, लॉ बने थे, उनको हम एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने। एग्जिस्टिंग लॉ को आर्टिकल 13 सिर्फ वो बात कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की कि जो उनके साथ इनकंसिस्टेंट थे उन पे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लग गया। लेकिन आर्टिकल 372 ये बात कर रहा है, ये तो एक एडिशनल बात होगी। तो ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल व्यू। अब इसमें पढ़ना क्या है आपको? देखिए 3 चीज़ें आप यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे कि सेल किसका? मूवेबल प्रॉपर्टी का। देन यू हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज गुड्स, ये गुड्स क्या होती हैं। उसके बाद कंडीशंस एंड वारंटीज, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अगर आप इतना ही आपने कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। जब उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, और फिर एक आता है अनपेड सेलर। कौन आता है? अनपेड सेलर। सेक्शन 45 में इसको डिफाइन किया गया है। और लास्ट में आता है कि जब आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशंस जो होते हैं हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे कि मान लीजिए कहीं पे ब्रीच हो जाता है, देन व्हाट वी विल डू, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब चैप्टर 1 जो बात कर रहा है आपका, चैप्टर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है? चैप्टर 1 सिर्फ प्रिलिमिनरी बात करेगा कि प्रिलिमिनरी क्या है। प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक बताया गया है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट है, डेफिनेशंस है। उसके बाद चैप्टर 2 जो बात करेगा वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा। एक स्टोरी सुनिए बड़े ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो स्टोरी आपने समझ ली तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए चैप्टर 2 से हमारी स्टोरी शुरू होती है कि सबसे पहले चैप्टर 2 में हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि फॉर्म किया, फॉर्मेशन की कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 2 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। चैप्टर 2 क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 4 टू सेक्शन 17। चैप्टर 2 में कॉन्ट्रैक्ट और टू सेल बनाया, फॉर्मेशन की। चाहे फिर आपने क्या किया? चैप्टर 3 में उसका इफेक्ट देखा कि क्या इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट क्या क्या है उसके? 18 to 30 इफेक्ट्स देखे आपने। चैप्टर 4 में फिर आपने क्या किया? परफॉर्मेंस करेंगे। क्या करेंगे? परफॉर्मेंस करेंगे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। कैसे करेंगे? आइदर बाय डिलीवरी, डिलीवरी तो देनी ही है। अब डिलीवरी कब देगा? आप कहीं सामान लेने जाते हो, डिलीवरी कब मिलती है? जब आप पेमेंट कर देते हो। यानी कि परफॉर्मेंस दोनों के बिहाफ पे, भाई बायर आपको पेमेंट देगा, सेलर आपको डिलीवरी देगा। दोनों चीज़ें, दोनों की यहाँ चीज़ें बताएगी। देन चैप्टर 5 में अगर पेमेंट नहीं हो पाती है तो अनपेड सेलर, क्या आ गया? अनपेड सेलर 45 to 54। ये आपका 31 से 44 है। फिर चैप्टर 6 आपका कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया चैप्टर 2 में, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कैसे डील करेंगे? 55 से 61 तक। एंड चैप्टर 7 वही अगर कुछ बच गया है, छूट गया है, बाकी चीज़ों को हम चैप्टर 7 में संभाल लेंगे। मिसलेनियस 62 से 66। बस यही आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। सेल ऑफ गुड एक्ट में अगर आपने इतनी चीज़ें कवर कर ली तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ये तो हमने बेसिक बातें कर ली। अभी आप सबसे पहले अपना बेर एक्ट खोल लें और बेर एक्ट में हम एक एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए आप सेक्शन 1 निकालिए। सेक्शन 1 आपका क्या कह रहा है? अपने बेर एक्ट में हाईलाइटर में जो जो मैं चीज़ें बताऊँ उनको हाईलाइट भी करते जाइएगा।
सबसे पहला तो देखिए नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहते हैं 1930। ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल? सारे लॉ जो है अभी J&K के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, कब आया था? 2019 में। उसका स्केड्यूल 5 की टेबल में सबका दे रखा है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है इसका इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट डेट। दोनों चीज़ें किसी भी इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है, इन्फोर्समेंट डेट इसकी कब से है? 1 जुलाई 1930। ये आपका MCQ पहले पूछा जा चुका है, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है? कौन सी डेट? इनेक्टमेंट डेट। तो इन्फोर्स का मतलब होता है कि जब प्रेसिडेंट या उस टाइम में जो गवर्नर काउंसिल होती थी उनका एसेंट मिल गया, फिर उसे इन्फोर्स कब से किया गया? यानी कि इनेक्टमेंट डेट हमेशा पहले होती है। 15 मार्च 1930, 15 मार्च 1930 को इसको एसेंट मिल गया था। इसको इनेक्टमेंट डेट भी कहते हैं, एसेंट डेट भी कहा जाता है। सेक्शन 1 में इतना ही है। सेक्शन 2 पे आ जाइए। सेक्शन 2 में आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? 2 का 1 बताता है कि हु इज बायर। बायर कौन है? अ पर्सन हु बाइज और एग्री टू बाई द गुड्स इज द बायर। वेरी सिंपल। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी। इसको हमेशा सेक्शन 33 के साथ आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन हरियाणा जुडिशियल सर्विस में पूछा जा चुका है पहले, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। देखिए डिलीवरी का क्या मतलब होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब डिलीवरी कितने तरह की होती है, यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि डिलीवरी कैसे हो सकती है। सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी होती है, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। 3 टाइप होती है डिलीवरी की, ठीक है। एक आपका एक्चुअल डिलीवरी होता है, दूसरा आपका सिंबॉलिक डिलीवरी होता है, और एक आपकी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, 3 तरह की डिलीवरी यहाँ पे होती हैं। और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डिलीवरी की टाइप से रिलेटेड ही पूछा गया था। डिलीवरी को हमेशा ही आपने बताया कि आपको सेक्शन 33 के साथ, और इसका एक्सेप्टेंस जो है वहाँ पे 42 के साथ हम पढ़ेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। देन आपका जो 3 है वो डिलीवरेबल स्टेट की बात करता है। 2 का 3 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप उसको स्किप कर सकते हैं। 2-4 बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि माल पे किसका हक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी इंपॉर्टेंट है, बट किसकी बात बताता है? बिल्टी, देखिए बिल्टी सुना है ना आपने, कि किसका हक है उस माल पे। तो आप जब रेलवे से कोई बाइक भेजते हैं या किसी उस भेजते हैं, क्या कहता है वो कि आप बिल्टी दो, पर्ची दो। आपका है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखाओ। इट इंक्लूड्स अ बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, एंड any other document used in ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize either by endorsement, इनको अंडरलाइन कर लें, by endorsement, by delivery, or possessor of the document to transfer or receive the goods thereby represented। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है नोट करने की, कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि कैश मेमो, क्या कैश मेमो जो है वो आपका एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है? नो। क्या आंसर क्या रहेगा? नो। कैश मेमो जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ऑनरशिप की बात नहीं कर रहा, ये पोजेशन की बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो गुड्स आपके पास है उसको रखने का अधिकार आपको है, इतनी सी बात है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी। देन आप सीधे से भी बाकी को इसमें जो है स्किप कर सकते हैं। 6 को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 2 का 6 जो है फ्यूचर गुड्स जो होता है, हालांकि उसको हम उसमें करेंगे 7 में। 2 का 7 पढ़ लें, ये इंडेक्स बेस्ड आप जरूर याद रखें।
इंडेक्स बेस्ड आपको ये याद होनी चाहिए। 2 का 7 बताता है गुड्स के बारे में कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स में देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आ जाती है कि जो आपका मनी और एक्शनेबल क्लेम है ये आपके गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। गुड्स का मतलब होता है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, उन्हें कहाँ पढ़ा था एक्शनेबल क्लेम? ये हमने पढ़ा था आपका टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा था। ऐसी चीज़ें, मान लीजिए आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो आप राइट नाउ उसको एंजॉय कर सकते हो क्या, उसको यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, बट यू कैन रिकवर दैट। एक मुकदमा कर दोगे ना कि मेरे पैसे नहीं दे रहा ये, वो एक्शनेबल क्लेम होते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन तो ये याद रखना है आपको। दूसरा इसकी टाइप याद रखनी है। एक तो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है कि आप दुकान पर गए और आपने कहा कि मोबाइल दे दो, उसने एक मोबाइल निकाला और आपको दे दिया, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, इसमें आपकी जो कंडीशन होती है, वो सेल होती है, वो एब्सोल्यूट होती है, हमेशा एब्सोल्यूट सेल होती है। कैसी सेल होती है? एब्सोल्यूट की, भाई उसने माल दिया, आपने पैसे दिए, बात खत्म। दूसरा यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर गुड्स की, जो मैंने आपको कहा कि कहाँ डिफाइंड है, 2 के सबसेक्शन 6 में। अब फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं? देखिए फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है जो चीज़ें भविष्य में होंगी, अभी नहीं है, यानी कि जो कल को बनेंगी, अभी अभी आपके पास है नहीं, तो ऐसी चीज़ों को फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी किसी ने, अब फल लगने वाले हैं, फल तो लगेंगे भाई, आएंगे, अभी है नहीं। ठीक है, कोई चीज़ बन के तैयार होगी, आप कहीं पे गए, आपने कहा कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी नहीं है, बाद में आएगी, फ्यूचर गुड्स जो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कंटीजेंट गुड्स। क्या? कंटीजेंट गुड्स। ये क्या है कि मान लीजिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया आपने किसी के साथ, और ऐसी गुड के लिए किया जो किसी ट्रेन से आ रही है, हैदराबाद से चली है, बाई ट्रेन मालगाड़ी से आएगी। अब रास्ते में क्या मालगाड़ी अपनी ट्रैक से नहीं उतर सकती? क्या एक्सीडेंट नहीं हो सकता? क्या चीज़ें रास्ते में खराब नहीं हो सकती? यानी कि जहां कोई कंडीशन होता, आप जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना, वही बात है, विच डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस। तो ऐसी चीज़ों को कंटीजेंट गुड्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देना है। अब मान लीजिए आपने किसी के साथ सौदा किया कि मुझे इस बार तुम्हारा बासमती चावल चाहिए 50 किलो। उसने कहा कि ठीक है जनाब, दे देंगे 50 किलो चावल, कोई बात नहीं, 50 केजी दे देंगे आपको। और उसके खेत में हुआ कितना? 20 केजी, सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उसको वहाँ बाउंड कर दोगे। तो कंटीजेंट, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, मौसम अच्छा रहा, फसल अच्छी तो दे देंगे भाई, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। इतना आपको यहाँ पे कंटीजेंट गुड्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाती है, एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि लॉटरी टिकट्स का कभी कभी पूछ सकता है कि क्या लॉटरी टिकट्स किस में आती हैं। ठीक है, लॉटरी टिकट जो है वो आपकी गुड्स हैं, दे आर गुड्स। ठीक है, ये एक केस आया था 1986 में तमिलनाडु का, एच अनराज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें कहा गया था कि लॉटरी टिकट्स आर द गुड्स, दे आर नॉट एक्शनेबल क्लेम एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको याद रखना, आपको भूलना नहीं। अब आ जाइए आप, जो 8 है वो इंसॉल्वेंट की बात करता है, नॉट रिक्वायर्ड। 2 का 9 मर्केंटाइल एजेंट की बात करता है। इसको इंडेक्स बेस्ड एक बार जरूर पढ़ लें, 2 के 9 को, मर्केंटाइल एजेंट। उसके बाद आ जाइए प्राइस, आपका इंपॉर्टेंट है, 2 के 10 में प्राइस बताया गया है कि प्राइस क्या होता है। इट इज़ अ मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड। सिंपल है, आपको वैसे पता रहेगा। देखिए कुछ डेफिनेशन क्या ना मुश्किल है नहीं, तो उनको किस लिए स्किप करना, हो सकता है कभी ना कभी वहाँ से कोई क्वेश्चन आ ही जाए। क्योंकि देखिए कोई भी आपको एग्जामिनर क्या बनाएगा, ये चीज़ें कहीं भी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। सिर्फ जो हम प्रेडिक्शन आपको देते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस पे दिया जाता है कि इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर में कैसा कैसा पूछा गया है। 2 के 1 में देखिए आपको दी गई है बायर की डेफिनेशन, और यहाँ पे दी गई है आपको सेलर की डेफिनेशन 2 के 13 में। ये 2 डेफिनेशन आपको जरूर पहले से याद कर लें शुरू में ही। फिर आप इसके आगे देखें गुड्स क्या होती हैं, 2 के 7 में बताया गया है, फ्यूचर गुड 2 के 6 में बताया गया है। तो इसको उसी तरह से याद करना है। अब एक 2 का 15 भी याद रखें कि भाई जो यहाँ डिफाइन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में देख लो। और सेक्शन 3 भी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लें। सेक्शन 3 आपका क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट
अनरिपील्ड है वह सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होगा यदि वह इनकंसिस्टेंट नहीं है। सेक्शन 3 इतनी सी बात कह रहा है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 हमने कहा था कि किसकी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहाँ से कहाँ बताता है, इसके कहाँ से कहाँ रूल दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 4 टू सेक्शन नंबर 17। यहाँ तक हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरह से होगा, क्या होगा, सेल। अब सेल कैसे होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ये होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होता है, एग्रीमेंट। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 4 यही बताता है कि सेल क्या होती है और आपका एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। देखिए दो चीजें हैं, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंस देखिएगा। ये आपका SALE सेल है और ये सेल है, ठीक है। सेल होता है, आपने लगा सेल लगी है, सेल लगी है। सेल होता है कहीं पे आपको जो ऑफर दिया जाता है, और सेल होता है जो उसे बेचना, बेच रहा है कोई। अपना बैरक निकालें। देखिए अगर कोई फ्री में दे रहा है, अब हमने कहा ना कि सेल है, अब आपको किसी शॉपकीपर ने, दुकानदार ने कोई आइटम आपको फ्री में दे दिया कि जाओ यार तुमसे पैसे नहीं लेता, फ्री जाओ, फ्री 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 फ्री, तो क्या वो सेल होगी, नो। वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। और गिफ्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, यहाँ गिफ्ट नहीं पढ़ते। समझिएगा इस चीज को। भले ही वो शॉपकीपर है, वो सेलर है, आप बायर हो, लेकिन जब तक आप प्राइस नहीं दोगे, कंसिडरेशन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो ही नहीं सकता। विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के ही आए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। इसको अंडरलाइन कर लें जो मैं आपको बता रहा हूं, फॉर अ प्राइस, इसको क्या कर लें, स्क्वायर बना लें। दिस में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, यानी कि फ्री वाली बात पे सेल नहीं हो सकती। दूसरा कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो यहाँ पे किस तरह का आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेल कितने तरह की होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है आपका वो कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं जब कंडीशनल और एब्सोल्यूट वर्ड सुन रहे हैं तो आपको सेक्शन 133 और सेक्शन 144 ऑफ CRPC नहीं याद आ रहा। आप बोलेंगे कहाँ सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे, एकदम से सर तो पहुँच गए CRPC में। पहुँचना है, इसी तरह से पहुँचना है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड दैट जो भी आपने वर्ड सुना, योर माइंड मस्ट क्लिक ऑन द अदर पार्ट ऑफ द मेमोरी दैट यस देयर इज स्टोर्ड one conditional order which is issued by executive magistrate under section 133 and absolute order under section 144 and 136 में 133 वाला ऑर्डर एब्सोल्यूट बन जाता है। तो इस तरह से आपको माइंड को जब आप वैसे तभी जुड़ेगा, आप जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे, यू विल बिकम अ जज। समझ रहे हैं आप, न्याय करना है आपको वहाँ पे। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देना है। तो फॉर्म में आपकी क्या क्या बातें आ गई, फ्री में दोगे तो नहीं, प्राइस कंसिडरेशन में ही होगा, एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है। थर्ड बात करा कि वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। देखिए यहाँ पे इसने सेल की डेफिनेशन दी है। ये कह रहा है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है और जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर की जा रही है सेलर से बायर को, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, SALE, सेल कहते हैं, SALE। कॉन्ट्रैक्ट को सेल कहते हैं जहां ट्रांसफर की जा रही है। सेल की डेफिनेशन मिल गई। बट वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम एंड सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, यानी कि हमने क्या एग्जिस्टिंग सेल कर दिया आपने, तो ठीक है वो तो सेल हो गई भाई। लेकिन आप फ्यूचर की बात कह रहे हो कि ठीक है यार मुझे बेड चाहिए 8x6 का, लंबा चौड़ा आदमी, हम छोटे बेड में काम नहीं चलता हमारा, टांगे थोड़ी लंबी हो गई हैं, खली के लिए बेड चाहिए, मिलेगा ऐसा बेड, नहीं, वो बनाना पड़ेगा फ्यूचर। तो उसने कहा कि ठीक है जी मैं आके ले लूंगा आपसे, तो वो क्या हो गया, दैट बिकम एग्रीमेंट। क्या हो गया, वो एग्रीमेंट टू सेल हो गया, एग्रीमेंट टू सेल कि ठीक है जनाब हम आपको दे देंगे।
तो वो क्या है, वहां पे एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाइए एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। अब ये सेल कब बनेगा ये आपको बताता है 4 का सबसेक्शन 4। ये देखिए सेल और सेल का डिफरेंस आपको बता रहा है, और ये इस तरह से बता रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कब कन्वर्ट होगा, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। या आपने कहा था कि जी मैं बैट ले जाऊंगा 30 डेज में, और 30 डेज का टाइम पास हो गया, वो एग्रीमेंट टू सेल ऑटोमेटिकली सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप उसको ब्रीच के लिए, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो चैप्टर 6 में। क्लियर हो गया आपको? एग्रीमेंट टू सेल मीन्स फ्यूचर और कंडीशनल सेल, जो बाद में होगी, अभी नहीं हो रही है। अंडरस्टूड? अब इसमें जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इतना याद रखिएगा, सेक्शन 4 से आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता, डिस्कशन करते करते हम थोड़ा सा डीप चले जाते हैं, इतना डीप नहीं जाना चाहिए क्योंकि चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। सेक्शन 4 थोड़ा सा अपने आप में मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो प्री के हिसाब से हम इतना ही बातें करेंगे। अब आ जाइए आप सेक्शन 5 के ऊपर। सेक्शन 5 कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हाउ मेड। अब हमने देखिए कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर हमारा किसके बारे में बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आपने पढ़ा सेल क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रपोजल देता है कोई, और यहाँ पे उसको कहा गया ऑफर। अब यहाँ पे कोई ऑफर है टू बाई और सेल द गुड्स, या तो किसी ने, खरीदार ने ऑफर दिया या बेचने वाले ने ऑफर दिया, किस चीज के लिए, फॉर अ प्राइस। ये हमेशा याद रखना, प्राइस के बिना सेल नहीं हो सकती, प्राइस के बिना सेल कभी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्राइस की डेफिनेशन भी याद रखें, 2 के सबसेक्शन 10 में दे रखी है। यहाँ आपने जैसे ही प्राइस पढ़ा, आप तुरंत सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10 खोल के देखें कि हाँ भाई कंसिडरेशन ऑफ मनी है, प्राइस 2 के 10 में डिफाइंड है, याद हो जाएगा आपको। अभी जब आपका कोई कंसिडरेशन होता है और एक्सेप्टेंस कर लिया जाए, अब ये ऑफर किसी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ऑफर दिया गया, एक्सेप्ट हो गया, तो कौन क्या बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। द कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस और बोथ। अभी आपने देखो कि इमीडिएट डिलीवरी क्या है, आप फ्लिपकार्ट से आजकल ऑर्डर करते हैं, दिवाली सेल चल रही है, क्या चल रही है, दिवाली सेल, कल ही खत्म हुई है ना, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खरीदा होगा आप लोगों ने। पेरेंट्स के पैसे हैं भाई, अभी तो कुछ भी खरीदो, खुद कमाओगे तब पता लगेगा, ऐसे कहते हैं ना पेरेंट्स। लेकिन ये बात भी सही है भाई, पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को देखिए हमेशा याद रखना है। ट्राई टू ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन देयर प्लेस एंड थिंक हाउ दे आर arranging everything for you. It's really very difficult for them. They sacrifice their lot of things. कभी ना आप अपने फादर के कपड़ों को देखिएगा, उनकी अलमीरा में आपको 2 साल पुरानी शर्ट मिलेगी, पुरानी पैंट मिलेंगी, उन्हीं से वो लोग, उन्हीं को बोलते हैं कि नहीं अभी चलेगा। आप उनको बोलो कि पापा नहीं ले ले, तो बोले नहीं बेटा अभी तो लिया था यार, बहुत दिन चलेगा। ऐसा क्यों कहते हैं वो? So that they can fulfill your dreams. The greatest time in your father's life, in your mother's life is that when they will be known by the people by your name. That way उनका लड़का जज है। वो हरियाणा में कहावत कहते कि थारा छोरा नारा जज लाग रहा है, तो भाई जज लगना है। क्या लगना है? जज लगना है, दिन रात एक कर देना है। उस पावर, उस कुर्सी को देखना और कुछ नहीं दिखना। जैसे अर्जुन को बस वो आंख दिखाई देती थी ना, आपको भी वैसे ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। नेवर ट्राई टू बी फिक्टिशियस पर्सनैलिटी, बी वॉट यू आर इन एक्चुअल एंड यू नो दैट वॉट यू आर। तुम्हें पता है तुम क्या हो, कैसे तुम्हें इंप्रूवमेंट करना, ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। सो वर्क हार्ड, बैक टू द टॉपिक। कभी कभी हम लोग भी ना अपने टॉपिक से इधर उधर चले जाते हैं। तो दिवाली सेल में आप लोगों ने बहुत सारे मोबाइल्स लिए होंगे। मोबाइल की आपको क्या हो गई, इमीडिएट डिलीवरी तो हो गई, डिलीवरी आ गई, ठीक है, डिलीवरी आ गई। अब डिलीवरी के बाद आप क्या होगी, पैसे तो मैं ईएमआई में दूंगा, यानी कि
या फिर कुछ, हाँ भाई आपके जैसे मेरे जैसा बंदा क्या है ईएमआई में देगा, सारे पैसे एक साथ नहीं, लेकिन आप क्या हो सकता है आपके पास ज़्यादा पैसे हो, आप इंस्टेंट पे कर दो। इमीडिएट डिलीवरी एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं। या फिर डिलीवरी के बाद जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। डिलीवरी और पेमेंट दोनों भी इंस्टॉल में हो सकती है और दोनों पोस्टपोन भी हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा, सेक्शन 5 ये बताता है आपको। अ सेल विच फुलफिल द फॉर्मेलिटीज विच आर गिवन अंडर सेक्शन 5 इज अ वैलिड सेल। बस इतना याद रखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो सेल ऑफ मोटर व्हीकल है, कार की कोई सेल है, दैट वाज अफेक्टेड बाय दिस एक्ट और नॉट। नहीं, सेल जब तक वो अफेक्टेड उतना ठीक है, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है ना, वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी किसके अंडर में, मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में आती है, तो वो तब इसके अंडर में नहीं आता है। ये सेक्शन 5 हो गया आपका। नाउ सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल मे बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स ऑन और पोजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। ये गुड्स के बारे में बताता है आपको, ठीक है। और अगर किसी कंटीजेंसी पे डिपेंड करता है तो कंटीजेंट गुड्स होगी। जो आपने सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में गुड्स पढ़ी थी, उसकी टाइप्स को एक तरह से एक्सप्लेन करता है सेक्शन 6, ठीक है। बट इसमें एक चीज याद रखनी है, जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 है वो जरूर याद रखें कि वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर प्रपोर्ट्स और टू अफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। फ्यूचर गुड्स का जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या है, एग्रीमेंट टू सेल की तरह होगा, और जैसे वो टाइम क्लैप्स हो जाएगा या डिलीवरी हो जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में। ये आपका सेक्शन 6 है, ठीक है। अभी आते हैं हम सेक्शन 7 के ऊपर। सेक्शन 7, गुड्स ऑफ पेरिसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई ऐसा कुछ है, आपने एक स्पेसिफिक गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था 2014 में, हमने वैसे इसको स्किप कर दिया था क्योंकि वो एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्पेसिफिक गुड्स में बताया गया है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए है, सेक्शन 7 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट मस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती हैं, तो गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज मेड, कि मुझे भाई यही आइटम चाहिए, ऐसा नहीं आप ये वो दे दोगे, ठीक है। वो क्या बोलता है आजकल के बच्चे, गुच्ची के जूते चाहिए भाई, जूते किसके चाहिए, गुच्ची वाले चाहिए, ऐसे वैसे नहीं चलेंगे, फर्स्ट कॉपी दिल्ली वाली नहीं चलेगी यहाँ पे। तो वहां जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक गुड्स की सेल के लिए होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, ठीक है, अगर सेलर की नॉलेज के बिना क्या हो जाएं, चीजें पैरिस्ड हो जाएं, बिकम और डैमेज एज नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 7 कहता है कि जी मैंने आपसे कहा कि मुझे 8 नंबर का जूता चाहिए, या मान लो हम जो एग्जांपल हमने लिया था खली के लिए 8x6 का एक बेड चाहिए था। अब ये बेड में लग गई दीमक, सेलर को इस बात का पता नहीं था और उसने बायर से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है जनाब हम आपको दे देंगे। विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर अगर है तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सुनिएगा ध्यान से, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम वॉइड। यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले माल खराब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेकिन ये कब है भाई, जब यहां सेलर कॉन्ट्रैक्ट करा और ये खराब हो चुका था, उसके गोदाम में पड़ा, उसको लगा कि रखा है मेरे पास माल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पहले माल खराब था और वहां पे सेलर को नॉलेज नहीं थी, इन दैट कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेक्शन 7। सेक्शन 8 क्या कहता है, अब 7 के साथ 8 पढ़ना है। 7 ने कहा कि बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहा,
बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। बिफोर कॉन्ट्रैक्ट खराब थी लेकिन किसी को पता नहीं था, सेलर को भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन 8 कहता है कि ना जी एग्रीमेंट ऑफ सेल हो चुका था, फ्यूचर गुड थी, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका था और उसके बाद में खराब हुई है, आफ्टर दैट। इन दोनों सेक्शन के डिफरेंस को समझना। अगर एग्रीमेंट टू सेल है किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए और सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट, वहां क्या था 7 में विदाउट नॉलेज है, विदाउट नॉलेज, और यहाँ क्या है विदाउट एनी फॉल्ट, किसी फॉल्ट के बिना, किसका सेलर का, और बायर या फिर बायर का। पेरिस और बिकम डैमेज, भाई वो ऐसी होगी, वो अपना डिस्क्रिप्शन रहा ही नहीं उनका, जो चीज़ लेना चाहते थे वो है ही नहीं है। बिफोर द रिस्क पासिस टू दी बायर, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें कि जब तक भाई रिस्क पास नहीं हुआ बायर के पास, अभी तक रिस्क कब पास होता है कि आइटम अपने घर ले आया फिर डैमेज होगा तो मेरी गलती, तो एग्रीमेंट इज देयर बाई अवॉइडेड, तो वो क्या हो जाएगा वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वॉइडेबल, मर्जी है वहां पे वॉइड कराएं कि ना कराएं। अंडरस्टूड। तो यहां तक तो आपने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा था, कब वॉइड होगा, कब क्या होगा। अब कंसीडरेशन की हम बात करें, और कंसीडरेशन क्या है हमारा प्राइस है। सेक्शन 9 इसी से रिलेटेड बात करता है कि असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। अब प्राइस के बिना सेल हो नहीं सकती, ये हमने कह दिया है। अब प्राइस होगा कितना, क्या कितना भी प्राइस हो सकता है, तो फिर एक्ट बनाने की क्या जरूरत थी, कानून की क्या जरूरत थी। ऐसे तो कल को कोई बोलेगा कि भाई ऐसा है, अगर आपको लेना है तो ये जूता नाइक का सेकंड कॉपी है, हम तो इसको 5,000 का देंगे, गलत है ना। तो प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ वो फिक्स कर सकते हैं कि हम किस प्राइस पे लेंगे। एंड मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाई एग्रीड एंड मे बी डिटरमाइंड बाई कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, भाई पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेंगी। और जहां प्राइस डिसाइड नहीं किया गया है, बायर सेल पे द सेलर रीजनेबल, अगर नहीं है तो रीजनेबल प्राइस देगा। अब ये इसे को देखिए किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 63 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब वहां किसकी फाइन की बात की गई, फाइन की बात की गई है, कितना फाइन लगा सकते हो भाई, अनलिमिटेड बट शुड नॉट बी एक्सेसिव, रीजनेबल ही लगाना है। देखिए हम कहीं भी आईपीसी आरपीसी में इधर उधर जंप करते रहेंगे, इससे चीज़ें हमें अच्छे से याद रहेंगी। ये जो रीजनेबल वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रीजनेबल प्राइस क्या है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये हरियाणा जुडिशियल सर्विस में पहले पूछा जा चुका है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लें, ठीक है। आई थिंक 2013 या कब पूछा गया था ये। रीजनेबल प्राइस जो होता है ना आपका, ये हमेशा रीजनेबल प्राइस ये आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, लॉ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ एक एमसीक्यू यहाँ से 100% बन सकता है, बनेगा ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट बन सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेवर मिस दिस, इसलिए मैंने इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क किया है। तो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में यही बात कह रहा है, और साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि प्राइस की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। तो कहाँ पे दे रखी है प्राइस की डेफिनेशन, आपने कहाँ पढ़ी थी, प्राइस की डेफिनेशन आपकी है सेक्शन 10 में, 2 का 10। देखिए कई बार प्राइस आपके सामने आ चुका है, तो बस आपको याद रखना है कि कहाँ पे दी गई है। नाउ वी विल कम टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू कई बार आता है थर्ड पार्टी को लेके, इसको लेके थर्ड पार्टी। और 9 में तो आप कह रहे थे कि पार्टी ने आपस के एडजस्टमेंट में एक प्राइस पे एग्री हो गए। मान लो कोई प्राइस पे एग्री नहीं हो पा रहे हैं, एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो ठीक है यार एक रीजनेबल दे देंगे, भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्राइस नहीं बताया तो
लेकिन where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by valuation by third party। भाई थर्ड पार्टी क्या करेगी, वैल्यूएशन करेगी। and such third party cannot or does not make such valuation agreement is thereby avoided। और थर्ड पार्टी क्या हुआ, वैल्यूएशन करने में क्या हो गई, फेल हो गई। क्या होगी, फेल होगी। वर्ड याद रखिएगा, फेल्स। तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बट इफ दे आर अवॉइडिंग, दे आर प्रिवेंटिंग, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो पार्टी फॉल्ट पे नहीं है वो सूट फॉर डैमेजेस ला सकती है। ये आपका सेक्शन 10 है। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारे जो टॉपिक की बात की थी, तो अपने टॉपिक में हमने एक चीज़ यहाँ पे तक कवर कर ली है, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया। अब सबसे पहली बात आती है हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज, कंडीशन और वारंटीज क्या होती हैं, ये आप सेक्शन 11 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 16 है, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर की बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16। पहले हम सेक्शन 11 देखते हैं। सेक्शन 11 आपका क्या कह रहा है कंडीशन एंड वारंटीज के अंदर। देखिए स्टिपुलेशन एज टू द टाइम। स्टिपुलेशन एज टू टाइम क्या कि कंडीशन की बात कह रहा है। कंडीशन दो तरह की होती है, हमेशा याद रखिए, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं और एक्सप्रेसली भी हो सकती हैं। इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली दोनों तरह से दी जा सकती है। Unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be an essence of the contract of sale. Whether any other stipulation as to the time is of the essence of the contract or not depend on the terms of the contract. अभी देखिए दो तरह के रूल की बात कर रहा है। सेक्शन 11 को अगर आपने पढ़ा अपने बैरक्ट में तो ये दो तरह के रूल की बात कह रहा है। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होगा, तो जो पहला रूल है वो कह रहा है आपको कि टाइम ऑफ द पेमेंट, की पेमेंट कितने समय में होनी चाहिए। अगर दोनों पार्टी की डिफरेंट इंटेंशन नहीं है, यानी कि दोनों की जब तक कॉन्ट्रैक्ट में के तहत अलग अलग इंटेंशन ना हो तब तक ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो एक कंडीशन नहीं है जब तक कि पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो अपनी अलग अलग इंटेंशन ना रखती हो। अंडरस्टूड। नाउ सेक्शन 12 देखते हैं। सेक्शन 12 कंडीशन और वारंटी के बारे में बता रहा है कि कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी में टोटल यहाँ पे 4 डिफरेंसेस दिए गए हैं और कंडीशन और वारंटी को डिफाइन किया गया है। तो एक बार सेक्शन 12 को सिर्फ पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए वारंट कंडीशन जो होती है एक असेंशियल स्टिपुलेशन होता है, यानी एक ज़रूरी शर्त होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर उसको फॉलो नहीं करोगे आप कंडीशन को, तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटरप्ट हो सकता है आपका। जबकि वारंटी जो है वो एक कोलैटरल स्टिपुलेशन है। कहते हैं ना कि इस आइटम पे इतने साल की वारंटी है, तो वहाँ पे क्लेम ऑफ डैमेजेस होती हैं। अगर आपने कंडीशन वायलेट कर दी तो भैया कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने वारंटी कर दी तो वारंटी के केस में क्या है, डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। इतना यहाँ पे याद रखें। और कभी कभी हम वारंटी बनाते हैं लेकिन वो फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में उसको वारंटी कहा गया है लेकिन वो कंडीशन हो सकती है। तो अब कंडीशन को वारंटी कब समझा जाएगा, इसके लिए सेक्शन 13 है जो हमने अभी बात की। जो लास्ट लाइन है सेक्शन 12 की, ये एक्सप्लेन की गई सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में देखिए 4 शर्त बताई गई है। सबसे पहली शर्त क्या है कि कोई वॉलंटरी वेवर कर दे, वेवर ऑफ कंडीशन। दूसरा यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबिलिटी हो। इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी का आपको हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
याद है ना आपको, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने तो वहाँ हमने इसको पढ़ा था। उसके बाद आपका आ जाता है इफ बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन ही मे क्लेम डैमेज ओनली, तो सिर्फ वहाँ पे वो डैमेज कर सकता है। एंड कंपल्सरी वेवर ऑफ अ कंडीशन, तो ये वो कंडीशंस हैं जब आपकी कंडीशन को वारंटी समझा जाएगा। व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, तो ये सेक्शन 13 में टोटल 4 कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब सेक्शन 14 जो आपका बात कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सेक्शन 14 ने कहा कि इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एटसेट्रा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, आजकल TDS बहुत कटता है, लेकिन हम TDFS करेंगे, ठीक है। TDS और बीच में F डाल दिया हमने, TDFS। TDFS का मतलब यहाँ पे क्या है, T स्टैंड्स फॉर टाइटल। जहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है शो ए डिफरेंट इंटेंशन, तो इम्प्लाइड कंडीशन जो है वहाँ पे वो किसको लेकर होगी, टाइटल को लेकर होगी। ये इम्प्लाइड कंडीशन की बात करता है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये याद रखनी है। और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, 2 चीज़ों की बात करता है, क्योंकि टाइटल है तो ऑनरशिप है। 15 बात करता है, सेक्शन 14 है ये, सेक्शन 14। सेक्शन 15 बात करता है जो यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन की। हमने स्पेसिफिक गुड में कहा था कि आपने देखिए यहाँ पे ये इम्प्लाइड कंडीशन चल रही है, क्या चल रही है, इम्प्लाइड कंडीशन। ये भी इम्प्लाइड कंडीशन है, ये भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो किसी डिस्क्रिप्शन से होता है, और वहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड सेल हैव कोरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, वे डिस्क्रिप्शन के जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको किससे याद रखोगे आप, डिस्क्रिप्शन से। 16 को किससे याद रखोगे, F फिटनेस से, कि वो यूज करने लायक है कि नहीं है। और यहीं पे आपकी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर आपकी यहीं पे आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी। सेक्शन 17 जो बात कर रहा है ये आपका बात कर रहा है सैंपल की, यानी कि अगर जो आपका मान लीजिए आपको सैंपल दिखाया गया कुछ एक आइटम का, आपको लेनी है डजन्स बहुत सारी, तो भाई पहली बात तो आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यू कैन मैच दैट, और उसका जो बल्क का प्रॉपर्टी है वो मैच करना चाहिए आपके सैंपल, जैसा सैंपल है वैसा ही बल्क होना चाहिए। ये सारी इम्प्लाइड कंडीशन है, इनको इम्प्लाइड कंडीशन होती है जिनको कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं है। आप सही नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा ही नहीं था, आप कहीं पे लेने के लिए चले गए और उसने आपको एक ईंट दिखाई कि बड़ी मजबूत है और बाकी अभी 10,000 ईंटें भेज देना, वो सब उसने बहुत कमज़ोर वाली भेज दी, कच्चे वाली भेज दी। अब वो कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था, कि नहीं भाई ये इम्प्लाइड कंडीशन है। प्रैक्टिकली समझिए, जो चीज़ें इम्प्लाइडली होनी चाहिए जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में हो। तो ये सारे के सारी जो है आपकी इम्प्लाइड कंडीशंस की बात करती है। और डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखना है आपको, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर को। सेक्शन 16 में इसके बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, देखिए ये क्वालिटी और फिटनेस की बात कर रहा है। तो ये जो द बायर बी अवेयर ऑफ, बायर मस्ट बी अवेयर ऑफ, बायर को पता होना चाहिए कि वो कैसी चीज़ ले रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, फिटनेस कैसी है। ये आपकी इम्प्लाइड कंडीशन में आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, इसको आपको याद रखना। बायर बी अवेयर, ये भाई खरीदार जागो, ग्राहक जागो। तो यहाँ तक आपने चैप्टर 2 भी खत्म कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने सोगा का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 और इसका जो हिस्टोरिकल है वहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 से लेकर के और चैप्टर 7 तक सारा खत्म कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन नंबर 18 to 66। सारा हम पूरा कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट में। आज थोड़ा सा समय की स्कार्सिटी थी, इस वजह से पूरा वीडियो नहीं हो पाया है। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये क्विक रिवीजन कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।